मित्रों नमस्कार। आज मैं एक दिलचस्प मुद्दे को लेकर आपसे मुखातिब हूँ और मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। जो आज की तारीख़ में जो तयशुदा बात है वो ये है कि हफीज़ जलंधरी साहब ने कौमी तराना पाकिस्तान का लिखा। लेकिन मित्रों, किसी मुल्क का कौमी तराना भी बहुत सारे विवादों में घिर सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात है और ये हैरानी हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हुई, जिसके बारे में बहुत सारी हैरानगी वाली बातें, बहुत सारी हैरानी वाली बातें आपके सामने आती रही हैं और हम लोग उनसे गुज़रते रहे हैं उनके बीच में से। और उसके बाद हर बार देखा है कि कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस जो हैं इस पड़ोसी मुल्क के बारे में सामने आती हैं। अब मित्रों, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। शायद आप आसानी से यकीन भी ना करें कि पाकिस्तान का जो पहला कौमी तराना जो 14 अगस्त 1947 को गाया गया, वो एक भारतीय ने लिखा था, एक हिंदू ने लिखा था और वो हिंदू शायर थे जगन्नाथ आज़ाद। अब जगन्नाथ आज़ाद साहब से मेरी मुलाकात हुई 2002 में। उस वक्त मैंने उनसे यही बात पूछी कि ये एक सच है क्या कि कौमी तराना पहले आपने लिखा था। तो कहते हैं भाई बिल्कुल सच है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सच तो है, लेकिन मैं उस सच पर आज कायम नहीं रहना चाहता। वो गए ज़माने की बात हो गई और जब कोई भी चीज़ किसी विवाद का, किसी बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है, किसी विवाद का एक हिस्सा बन जाती है, तो उस वक्त उससे पीछे हटना, उससे सरक जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि वहाँ भी, उस मुल्क में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, मुझे चाहने वाले भी हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस बहस को बहुत ज़्यादा हवा दी जाए। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या था, ये तो बताइए। उन्होंने जो बताया मित्रों, उससे पहले मैं नदीम कासमी साहब से भी इस बात की तस्दीक कर चुका था। उन्होंने भी कबूल किया कि वाकई बात तो ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 9 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो के अपने एक अज़ीज़ दोस्त को पैगाम दिया कि भाई मुझे किसी ऐसे शायर से मिलाओ जो मुझे 3 दिन में कौमी तराना दे सके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन लग जाएंगे, तो 14 अगस्त को हमारे पास अपना कौमी तराना तो होना चाहिए। और उस दोस्त ने जगन्नाथ आज़ाद का नाम तजवीज़ किया और जिन्ना साहब ने पूछा भी, उससे पूछ लो, अगर वो लिख सकता है तो मुझे बड़ी खुशी की बात होगी। मैं जानता हूँ, मैं उनके वालिद को भी जानता हूँ। उनके वालिद भी बहुत बड़े शायर पाकिस्तान के रहे हैं और जनाब तिलोक चंद महरूम साहब, शायद आप नाम से वाकिफ़ होंगे। तो अगर वो लिख सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और वो दोस्त आया जगन्नाथ आज़ाद के पास, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब ये कबूल कीजिए, ये सीधा कायदे आज़म की तरफ से एक दरख्वास्त आई है और वो चाहते हैं कि आप लिखें। तो जगन्नाथ आज़ाद के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि ये क्या है यार, ये ऐसी बात, मुझे किसी इम्तहान में ना डालो, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। अभी ये तय नहीं है कि मैं यहाँ रहूँगा या भारत लौट जाऊँगा या क्या होगा, क्योंकि इन दिनों में चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ है और एक अनिश्चितता की स्थिति है, अनसर्टेनिटी है, मार काट भी मची हुई है और माहौल भी ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में जब ये तय नहीं है कि मैं यहाँ रहूँगा, तो क्या ये जायज़ रहेगा कि मैं उस मुल्क का कौमी तराना लिखूँ जिस मुल्क को मैं शायद छोड़ भी दूँ, मुझे छोड़ना भी पड़े। तो दोस्त ने समझाया कि ये बात अगली पीढ़ी तक आप छोड़िए और आने वाले दिनों पर इस बात को छोड़ दीजिए कि आपका क्या होगा, आपको यहाँ रहना है या नहीं रहना। लेकिन फ़िलहाल सीधी कायदे आज़म टॉप के आदमी से एक दरख्वास्त आई है, उसको ठुकराना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और इन्होंने कबूल किया कि मैंने उस दिन फिर 2 दिन में मैंने वो तराना लिखा और तराना लिखने के बाद अपने दोस्त को सुनाया। दोस्त ने रेडियो लाहौर के एक स्टूडियो में बैठकर उसकी धुन भी तैयार की और धुन तैयार करने के बाद वो फॉर्मली कायदे आज़म के पास ले जाई गई कि अगर वो अप्रूव करें तो ये बात बन सकती है। और मित्रों, कायदे आज़म ने भी उस पर बिल्कुल अपनी मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही है और मुझे पसंद है और यही कौमी तराना पढ़ा जाएगा। और उस दिन रेडियो लाहौर से 14 अगस्त 1947 की शाम जो कौमी तराना पाकिस्तान का पढ़ा गया, वो जगन्नाथ आज़ाद साहब ने लिखा था।
और ये बात अलग है कि बाद में इस बात पर एतराज़ उठने लगे कि नहीं, एक हिंदू से क्यों लिखवाया, और वो तो सीमित सी बात है, वो तो हल्का सा तराना है, उसमें कुछ जान नहीं है, उसमें जो हमारे जो कौमी जो मकसद थे जिनके लिए हमने मुल्क बनवाया, उन कौमी मकसदों का कोई ज़िक्र नहीं है, इसलिए इस बात को छोड़ देना चाहिए। और आखिर में फिर बहुत ज़्यादा जब जद्दोजहद हुई, कायदे आज़म अपनी आंखें मूंद चुके थे, वो अपना सुपुर्द खाक उनको किया जा चुका था, और उसके बाद फिर ये मित्रों एक नेशनल कमीशन बना, नेशनल एंथम के लिए, कौमी तराने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 1948 में कायदे आज़म की फौत के बाद। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और मित्रों पहली बार उस मुल्क का कौमी तराना, नया कौमी तराना जो आज भी कायम है, वो 1950 में जाके आज़ादी के 3 साल, 3.5 साल के बाद जाकर वह कौमी तराना एक स्वरूप ले सका, और वो एमर्ज हुआ, और 1950 के बाद उस कौमी तराने को गाया जाने लगा जिसे हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा था। हफीज़ जलंधरी साहब वही अभी तो मैं जवान हूँ वाले आपको याद होगा। लेकिन ये सारा विवाद जो है ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस मुल्क के बारे में हर चीज़ कंट्राडिक्शन से भरी रही। और मैंने उनसे जब पूछा कि कोई बोल उसके याद हैं आपको कि जो आपने कौमी तराना, तो उन्होंने बताया कि मैंने जो लिखा था, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कुछ, उनका ज़्यादा इस बारे में क्या चर्चा में आना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी वो कुछ इस तरह से थी कि ये सरज़मीन पाक, ज़र्रे तेरे हैं आज सितारों से ताफनाक, ऐ सरज़मीन पाक। और इस तरह से ये कौमी तराना तैयार हुआ था। बहुत सी बातें उन्होंने कहने की कोशिश की थी, लेकिन कायदे आज़म ने खुद ही कहा कि जितना छोटा हो कौमी तराना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसका असर ज़्यादा रहता है, और वो मकसद तो ये है कि हमारा अपना कौमी तराना होना चाहिए। और वो ये है, ये चीज़ बाकी सारी की सारी कन्वे करता है हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हम जो चीज़ों को, जिन चीज़ों को लाना चाहते हैं, उन चीज़ों की तर्जुमानी करता है, इसलिए इसको दुरुस्त माना जाना चाहिए। और वही 3 साल लगातार चलता रहा, और 50 के बाद जब नई तंजीम बनी, नया आयोग बना, आयोग ने दरख्वास्तें मांगी बाकायदा कि वाह कौमी तराने के लिए आप अपनी दरख्वास्तें, अपने आवेदन भेजें, तो 723 आवेदन आए, और उनमें से एक हफीज़ जलंधरी साहब का भी था, तो हफीज़ साहब का जो है वो कबूल हुआ। हालांकि हफीज़ का साहब का जो लिखा हुआ जो कौमी तराना है, उसमें ज़्यादातर शब्द जो हैं वो इतने मुश्किल हैं कि आम पाकिस्तानी की समझ से बाहर हैं, और इसलिए कुछ वहाँ के पत्रकारों ने, बीना सरवर और कुछ लोग और भी इसमें शामिल थे, तो सब ने यह मांग भी की कि इसका जो पुराना कौमी तराना है उसी को बहाल किया जाए, या उसमें को थोड़ी रद्द बदल कर ली जाए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आम आदमी को, वह उस मुल्क के आम आवाम को वो समझ आता है। जो चीज़ आवाम के पल्ले नहीं पड़ती, उसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, कैसे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एक कंट्राडिक्शंस, एक और कंट्राडिक्शंस हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जो इन दिनों में चर्चा में है, उसका ज़िक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ। शुक्रिया।